I will retire at the right time. August 2027. मेरे पर कोई दबाव नहीं है, न मैं किसी पर दबाव डालता हूँ, न दबाव में आता हूँ। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी हाँ, बात हो रही है उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे की। डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। सोमवार 21 जुलाई को मानसून सत्र का पहला दिन था। उम्मीद यही की जा रही थी कि ये सत्र पूरा हंगामेदार रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर भी है, बिहार में जो वोटर पुनरीक्षण चल रहा है वो भी है, और ऐसे तमाम मुद्दे हैं विपक्ष के पास जिनको लेकर सरकार को घेरने की तैयारियां जोरों पर है। लेकिन बड़ा धमाका किया जो सभापति हैं राज्यसभा के और देश के उपराष्ट्रपति, बड़ा संवैधानिक पद उनके पास था। वैसे भी वो जब बंगाल के राज्यपाल थे तब भी चर्चा में रहे हैं, लेकिन जब से उनको ये पद मिला उपराष्ट्रपति का और राज्यसभा के सभापति का, तब भी कभी जया बच्चन से उनकी भिड़ंत, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी भिड़ंत, इन सब को लेकर वो लगातार चर्चा में बने हुए थे। सवाल ये है कि 21 जुलाई यानी सोमवार को सुबह से राज्यसभा में सक्रिय रहने वाले जगदीप धनखड़ के साथ दिन भर ऐसा क्या हुआ, वो कौन सी घटनाएं थी जिनकी वजह से रात को 9:30 बजे उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। बात को समझने से पहले तथ्यों के तह में जाते हैं। कुछ तथ्य आपको बताने के लिए मैंने नोट किए थे और उनकी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। सोमवार को सत्र ठीक समय पर शुरू हुआ था। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, उच्च न्यायालय में जस्टिस रहे और उनके घरों पर नोट मिले और तथाकथित रूप से ये पूरा भ्रष्टाचार का पैसा था जो अचानक जलने की वजह से सामने आया और उसको लेकर बहुत विवाद रहा। जस्टिस वर्मा थे कि अड़ गए कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, और ऐसे में अगर कोई जज अड़ जाए तो महाभियोग ही एक तरीका है जिससे आप उनको हटा सकते हैं। उनके ऊपर आने वाला महाभियोग चर्चा में था, चूंकि मामला भ्रष्टाचार का है, न्यायपालिका की छवि का है, गंभीर मसला था, बड़ा मसला था। लोकसभा में भी महाभियोग लाने की तैयारी थी। पक्ष और विपक्ष के जो सांसद हैं उनके हस्ताक्षर शुरू हो गए थे, सरकार ने तैयारी कर ली थी। इस बीच अचानक से राज्यसभा में घोषणा हुई कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ सदन में जो प्रस्ताव है वो लाया गया है। ये बाकायदा ऑफिशियली रिकॉर्ड पर आधिकारिक रूप से आया और इसकी घोषणा खुद जो सभापति हैं जगदीप धनखड़ उन्होंने की। सरकार को इसने चौंका दिया, बैकफुट पर आ गई सरकार, क्योंकि जो प्रस्ताव स्वीकार हुआ था उसमें लगभग 63 सांसदों के हस्ताक्षर थे जो कि विपक्ष के थे। सत्ता पक्ष के एक भी सांसद का इस पर हस्ताक्षर नहीं था। और यहीं से वो लड़ाई शुरू हुई जो असल में जगदीप धनखड़ जी के ताबूत की आखिरी खील जो कहावत है ना, वो कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि दिन भर के केवल इसी घटनाक्रम से जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा हो गया। इस्तीफे के पीछे की कहानी थोड़ी लंबी है। अंदर का सच क्या है वो विभिन्न सूत्रों से जो जानकारियां मिली हैं उसे हम इस अमर उजाला पर बात को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सोमवार का 21 जुलाई का सारा घटनाक्रम यही है। इससे सरकार हतप्रभ रही। जगदीप धनखड़ को समझाने, एक तरीके से इस पूरे मुद्दे पर नाराजगी जाहिर करने की बातचीत शुरू हुई, और इसीलिए शाम को जो बोर्ड एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है, जो बहुत महत्वपूर्ण कमेटी होती है जिसकी अध्यक्षता खुद सभापति करते हैं, उसमें जगदीप धनखड़ तो मौजूद थे, लेकिन जेपी नड्डा और किरण रिजिजू जैसे बड़े नेता और मंत्री उसमें नहीं गए सत्ता पक्ष के। और यहीं से समझ में आ गया कि सत्ता पक्ष और जगदीप धनखड़ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। और रात को फिर 9:30 बजे के करीब जगदीप धनखड़ का वो इस्तीफा, वो पत्र वायरल हो गया, वो सबके सामने आ गया कि फिर उनको बताने, सुलह करने की सारी कोशिशें और संभावनाएं खत्म हो गई। धारा 67A का हवाला देते हुए, जिसके तहत ही राष्ट्रपति ने अब द्रौपदी मुर्मू ने जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, 67A का हवाला उन्होंने पत्र में दिया। पत्र में ऐसे किसी विवाद की जाहिर तौर पर कोई जिक्र नहीं किया गया है, उसमें उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया है। ये बात भी सही है। जगदीप धनखड़ को फरवरी मार्च के आसपास दिक्कत हुई थी, जब वो बाहर के दौरे पर थे और अचानक उनको दिक्कत हुई, एम्स में भर्ती किया गया, लेकिन फिलहाल वो सक्रिय थे
उन्होंने 10 जुलाई को ही एक कार्यक्रम में कहा था कि 2027 के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, कि 2027 तक का उनका कार्यकाल था उपराष्ट्रपति का। I will retire at the right time. August 2027, subject to divine intervention. तो वो 27 में रिटायर होने की बात कर रहे थे। 4-4:30 बजे के करीब 26 और 27 जुलाई को होने वाले उनके कार्यक्रमों की भी सूचना जारी हुई। इसका मतलब तब तक ये नहीं था निर्णय कि वो इस्तीफा दे देंगे। अगर वो आने वाले कार्यक्रम उनके दफ्तर से जारी हो रहे हैं, इसका मतलब पद पे बने रहने की बात तब तक भी थी। जो पूरा घटनाक्रम था 21 तारीख का, 4-4:30 बजे तक अगर ये जारी हो रहा था कि वो 26-27 तारीख को कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं और अचानक 9:30 बजे इस्तीफा हो गया, तो जाहिर तौर पर एकदम से राजनीतिक भूचाल आया, बवंडर आया, चर्चाओं का दौर तेज हुआ और विपक्ष के वो सारे नेता जो एक समय में खुद इन्हीं जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे थे, इनके खिलाफ नाराज़गी जाहिर कर रहे थे, उनकी जो भिड़ंत थी, चाहे राहुल गांधी से उनकी भिड़ंत हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी भिड़ंत हो, चाहे जया बच्चन से उनकी भिड़ंत हो, चाहे अखिलेश यादव पर कसे गए उनके तंज हो, सारे चर्चा में थे लगातार। और इन लोगों ने मिलकर ही वो प्रस्ताव लाया था। जो हरिवंश जो हैं, जो उपसभापति हैं राज्यसभा के, उनके और सरकार के प्रयत्नों से वो प्रस्ताव जाहिर तौर पर गिर गया। लेकिन वही विपक्ष जो जगदीप धनखड़ को लेकर लगातार मुखर रहा, लगातार उनके खिलाफ बोलता रहा, उसे मौका मिला सरकार पर और सत्ता पक्ष पर प्रहार करने का। और उन्होंने कहा, जैसा कि रेणुका चौधरी कह रही हैं, कि बीमार जगदीप धनखड़ नहीं है, सरकार और उसका सिस्टम खुद बीमार हो गया है और अभी तो कई और मरीज सामने आएंगे। उपराष्ट्रपति जी हट्टे कट्टे दिख रहे थे कल सुबह। हाउस तो बड़ा अच्छा चला। मुझे लगता है सरकार की बीमारी है। सरकार में कोई ऐसा अजीब वायरस घूम रहा है जहां वो एक लीडर को चुन नहीं पा रहे। उम्र की बात आ रही है तो कईयों का नंबर अब आ जाएगी। ये बीमारी सबको फैलेगी, आप देखते रहिए। स्वास्थ्य का खराब हो सकता तो एम्स जैसे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, इसका इलाज हम करवा देंगे। और ऐसी कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जम्बे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है। ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है। बड़ा करारा प्रहार और तंज है सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार खुद इस मसले में पीछे हटी है। बाद में खैर प्रधानमंत्री का भी इस पर ट्वीट आया, उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की गई और सारे लोग डैमेज कंट्रोल या फायर फाइटिंग या जैसा भी कहें, लीपा पोती और सरकार के बचाव में लग गए। सारे सांसद रवि किशन से लेकर ये बयान देते रहे कि किसी का अगर स्वास्थ्य खराब है तो उसको लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है। ये विपक्ष है, उनका काम है बोलना। किसी भी बात को, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में आप हेल्दी इंसान को गिर के तुरंत मृत्यु होते हुए भी देखें। कब कौन से पल आदमी बीमार होता है, सुबह क्या है, शाम को क्या, नहीं लोग बोलते हैं। अभी तो बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है। उनको डॉक्टर ने कहा कि भाई यू नीड टू रेस्ट, इफ समबडी वांट्स टू रेस्ट, उस पर भी राजनीति। किसी का शरीर गवाह नहीं कर रहा है, डॉक्टर ने कहा होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, कोई मेडिकल जांच हुई होगी, डॉक्टर ने कहा होगा जस्ट टेक केयर, यू नीड टू रेस्ट, सो समबडी इज रेस्टिंग। अब उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब हद हो गई। राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। अगर कोई राजनीति में है तो राजनीति तो होगी, और राजनीति में होता ही है कि अगर आप कमजोर गेंद डालेंगे तो उस पर तेजी से प्रहार होगा, छक्का पड़ेगा। विपक्ष को यही मौका, जो अन्य मसले थे, जस्टिस वर्मा का मसला हो या ऑपरेशन सिंदूर का मसला हो या बिहार की जो वोटर लिस्ट का मसला हो, उसको पीछे छोड़ते हुए जगदीप धनखड़ बड़ा मसला बन गए। हालांकि सरकार इस बात से ज़रूर थोड़ी सी राहत ले सकती कि वो दूसरे मसले जो बड़े होने थे उनकी बजाय ये मसला बड़ा हो गया। और प्रधानमंत्री तो खैर अब लंदन की यात्रा पर जाएंगे, वहाँ से 1-2 और देश उनको जाने हैं, तो लगता नहीं कि ये सप्ताह कोई ज़्यादा दिक्कत वाला आगे होगा। सवाल ये है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। जगदीप धनखड़ राजस्थान से, झुंझुनू से आने वाले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने वकालत से अपना करियर शुरू किया। जनता दल के टिकट पर पहला चुनाव लड़े और उस टिकट से चुनाव लड़ने के बाद ही कांग्रेस में शामिल हो गए। और भाजपा से उनका प्रेम बहुत नया नहीं, लेकिन बहुत पुराना भी नहीं है। 2003-04 में अचानक उनका कांग्रेस से मोहभंग होता है और वो भाजपा में आ जाते हैं। भाजपा में इस बार सरकार में उनको थोड़ा, इसके पिछले वाले कार्यकाल में जिस तरह की तवज्जो मिली उसने सबको चौंकाया। वोट बैंक की राजनीति होती है, राजस्थान की राजनीति होती है। राजनीति की ही इसलिए जाती है कि सत्ता में आ जाएं, और सत्ता में रहते हैं तो राजनीति करना ज़रूरी हो जाता है।
बंगाल में जब वो राज्यपाल थे तो ममता बनर्जी जो वहां की मुख्यमंत्री, उनके साथ भी उनकी भिड़ंत लगातार चर्चा पे रही। लेकिन जब उनको उपराष्ट्रपति जैसा बड़ा संवैधानिक पद मिला तो ये बात जरूर सत्ता के गलियारों से लेकर भाजपा और जो उनके साथ के दूसरे बड़े संगठन है, खासतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वहां सब जगह चर्चा होने लगी कि जिन्होंने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़कर सेवा की है, उनको बड़े संवैधानिक पद नहीं मिलते। ये ठीक है, वोट बैंक की राजनीति के तहत कई सारे लोग भाजपा में आ गए हैं, भाजपा में आकर वो मंत्री पद पर पहुंचे हैं, सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, लेकिन इतने बड़े पद पर तो उसी व्यक्ति को जाना चाहिए जो संघ और उसकी विचारधारा से, भाजपा और उसकी विचारधारा से जुड़ा हुआ हो। इस विरोध के बीच ही जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बन गए। लेकिन बनने के बाद जिस तरीके से उन्होंने खुद को प्रस्तुत किया, जिस तरह के बयान वो लगातार सार्वजनिक विमर्श में दे रहे थे और एकांत में दे रहे थे, इन दोनों बयानों का कुल मिलाकर जोड़ यही है कि जगदीप धनखड़ से अब भाजपा ने भी किनारा करा और उन्होंने भी उस पद से, सत्ता के उस बड़े पद से किनारा कर लिया। आप अब उन बयानों को याद कीजिए जो जगदीप धनखड़ लगातार दे रहे थे। और जब वो ये बयान दे रहे थे तब ऐसा माना जा रहा था चूंकि वो सत्ता के करीब हैं, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के करीब हैं, उसके बगैर उनको ये पद नहीं मिल सकता था, इसलिए जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो ऊपर से ही आ रहा है। लेकिन मसला ठीक विपरीत था। ये जगदीप धनखड़ खुद कह रहे थे, अपने आप को बड़ा बना रहे थे, कहीं ना कहीं अपने आप को संघ की विचारधारा और भाजपा के ज्यादा करीब बताने के चक्कर में वो उस आक्रामक उत्तेजना में आ गए जिसकी वजह से खुद उनका सत्ता पक्षी उनसे दूर हो गया। जैसे कि उन्होंने लगातार कहा कि संविधान की सत्ता सर्वोपरि है, वो न्यायपालिका, जिस न्यायपालिका का वो हिस्सा रहे हैं, वहीं से राजनीति में आए हैं क्योंकि वकालत की है उन्होंने, और जो राजस्थान की पूरी वकीलों वाली राजनीति है, संगठन वाली, उसमें भी बड़े सक्रिय रहे, उच्च पदों पर रहे। लेकिन उसी न्यायपालिका को उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की, संविधान को सर्वोपरि बताने की कोशिश की। उनको लगा सरकार खुश होगी, लेकिन इससे न्यायपालिका और सरकार के बीच का टकराव बढ़ गया। इससे भी सरकार के माथे पर शिकन आई और ये एक कारण था जो मैं कह रहा था, धीरे धीरे कीलें उस ताबूत में लगती चली गई, जिससे आखिर में इस्तीफे की बारी आई। इसके बाद आप देखिए कि किसान आंदोलन इस सरकार के लिए शुरू से सिरदर्द बना है। चाहे नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री रहे हों और वो जो कानून आए थे 3, जिनको लेकर हमने देखा कि कितना लंबा 1-1.5 साल का पूरा किसान आंदोलन चला, जैसे तैसे उससे मुक्ति पाने के बाद भी किसानों की समस्या अभी भी गले की घंटी बनी हुई है सरकार की। और ऐसे में अब जब शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं केंद्र में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से अब उनको केंद्र की राजनीति में लाया गया है कि शायद कृषि वाला और किसानों के सिरदर्द वाला मामला बेहतर तरीके से हल हो। तो ऐसे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जब जगदीप धनखड़ सरकार को ही किसानों के मुद्दे पर सही कदम नहीं उठाने और सही तरीके से निर्णय नहीं लेने को लेकर घेर लेते हैं, तो उसी कार्यक्रम में खुद शिवराज सिंह चौहान भी अचकचा जाते हैं कि सरकार की तरफ, चाहे उनके पास संवैधानिक पद हो, लेकिन माना यह जाएगा कि वो सरकार की बात ही कहेंगे और सरकार की बात नहीं काटेंगे। कोई कहना भी होगा तो अकेले में कहेंगे। तो ये सार्वजनिक विमर्श की 2 बातें, न्यायपालिका और संविधान के बीच के टकराव की बात, किसान आंदोलन की बात। तीसरी बात जो उन्होंने सार्वजनिक विमर्श में नहीं लेकिन अकेले में कही और अंदर खाने की सारी खबरें बाहर आती ही हैं। खास तौर पर इस सरकार के मामले में माना जाता है कि ज़्यादा बातें अब ऑफलाइन भी नहीं रही, ऑनलाइन तो खैर आती ही नहीं है, लेकिन ऑफलाइन भी नेता कुछ ऐसा कहने से बचते हैं जो कहीं ना कहीं से दीवारों के भी कान होते हैं वाली कहावत को सही करते हुए उन कानों तक पहुंच जाएगा जहां उसे नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन यहीं पर शायद जगदीप धनखड़ बड़ी चूक कर गए। जब ये सार्वजनिक बयान जो वो दे रहे थे उस वजह से उनके और सरकार के बीच में, उनके और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच में दूरी बढ़ी, तो इस दूरी को घटाने के प्रयत्न करने की बजाय उनके भीतर एक झुंझलाहट आ गई और इस झुंझलाहट का प्रकटीकरण उन्होंने उन निजी 1-to-1 बैठकों में किया जहां पर विपक्ष के बड़े नेता भी थे। अरविंद केजरीवाल जैसे नेता, जिससे सत्ता पक्ष का टकराव जग जाहिर है, उनको समय दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे को समय दिया, और इन सब लोगों से मिलते वक्त या इन जैसे अन्य नेताओं से मिलते वक्त एकदम सही जानकारी उन मुलाकातों की न रिकॉर्ड पर है, इसीलिए न कही जा सकती। लेकिन जो जानकारी सामने आई है छनकर इन मुलाकातों में, और यहाँ तक कि संघ के कुछ वरिष्ठ नेताओं से मिलते वक्त उन्होंने अपनी झुंझलाहट जाहिर की। उन्होंने कहा कि शायद उनके और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और इवन सत्ता में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जैसे जो बड़े पद हैं, मोदी जी और शाह, उन तक भी वो उस तरीके से बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और उस झुंझलाहट के चलते उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार पर ही कटाक्ष करना, प्रहार करना शुरू कर दिया। और ये सारी बातें जमा हो रही थी उस कालपात्र में जो अचानक से भर गया, फूट गया। किस दिन? 21 जुलाई के दिन, क्योंकि उस दिन जो पहले से ही
सरकार के साथ उनका टकराव चल रहा था, तकरार चल रही थी, उसका एक पीक पॉइंट, एक चरम बिंदु जिसको हम कहते हैं, वो चरम बिंदु आया जब उन्होंने राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो प्रस्ताव था उसमें केवल विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर थे, उसको स्वीकार कर लिया बिना सरकार की जानकारी के, जबकि सरकार क्रेडिट लेना चाहती थी कि इस मामले में लोकसभा में वो प्रस्ताव लाया और फिर राज्यसभा में तो आता ही आता, लेकिन जल्दबाजी कर गए, सरकार को उन्होंने भरोसे में नहीं लिया और फिर ये सारी परिणति हुई उनके इस्तीफे के रूप में। तो ये वो बातें हैं अंदर खाने की जो एकदम चौंक गए होंगे कि ऐसा क्या हो गया। जगदीप धनखड़ तो मुखर हो रहे थे, सरकार का पक्ष ले रहे थे, कहीं कहीं बड़े कट्टर बयान भी उन्होंने ऐसे दिए जिससे लगा कि इनसे ज़्यादा भाजपा की विचारधारा का बड़ा समर्थक तो कोई हो ही नहीं सकता। देखिए राजनीति में सुर कैसे बदलते हैं। जो विपक्ष के नेता जगदीप धनखड़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उनको फूटी आँख नहीं सुहाते थे, वही सारे अब कह रहे हैं कि ये बड़ी बेरुखी विदाई है, बड़े बेआबरू होकर वो संसद के कूचे से निकले हैं, न उनको कोई फेयरवेल दिया गया, न उनका कोई विदाई समारोह हुआ, एकदम रूखे रूखे तरीके से उनको विदा किया। ये सारी बातें इसलिए कि वो जानते हैं कि अब ये सत्ता पक्ष के लिए आँख की किरकिरी है, गले की हड्डी है और सत्ता पक्ष को ये एक ऐसा बिंदु है सत्ता पक्ष के लिए जिस पर सीधे जवाब देना मुश्किल हो रहा है, इसलिए विपक्ष उनको घेर रहा है। बहरहाल हमने बात को समझने की कोशिश की कि उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे जगदीप धनखड़, जो अपने बयानों से वैसे भी लगातार चर्चा में थे, सोमवार 21 जुलाई 2025 को अचानक उससे विदा क्यों हो गए। जितनी बातें, जानकारियां सामने आ सकती हैं ऑन रिकॉर्ड, उनको समेटकर कोशिश की कि आपसे बात को समझने समझाने के सिलसिले को जारी रखें। अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा उसको लेकर तो बहुत सारे नाम फिजाओं में तैर रहे हैं, उन सारे नामों में से कौन बनेगा ये पता नहीं, लेकिन ये तय है कि सरकार अब इस मामले को लेकर कोई जल्दबाजी करती हुई दिखाई नहीं देती। फिलहाल कार्यभार जो है औपचारिक तौर पर संभाल लिया हरिवंश जी, जो उपसभापति हैं उन्होंने सभापति का संभाल लिया है। तो ये सत्र तो लगता है सरकार जो अब 21 जुलाई को शुरू हुआ और 21 अगस्त तक चलेगा उसको निकाल लेगी और कोई जल्दबाजी शायद इस पद को फिर से भरने में नहीं दिखाएगी, सोच विचार कर फैसला करेगी, क्योंकि इस मामले में एक बार अब हाथ जला चुकी है और दांव थोड़ा सा उल्टा पड़ गया है। तो जगदीप धनखड़ की इस्तीफे की अंतरकथा के साथ बात को समझो को यहीं विराम देते हैं। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।